हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? तो अमेंडमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को रिफॉर्म्स करना, उसे सही करना, किसी चीज़ को एडिशन करना। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो अमेंडमेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। मतलब रिफॉर्म, करेक्ट, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमें अमेंडमेंट के अंदर अगर कुछ चीज़ें चेंज करनी होती है तो ये हमें आता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस आए। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बने, क्या इसकी क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसकी जो बिल वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ और वो 24 अप्रैल 1993 में वो वर्क किया। कहने का मतलब ये है कि जो 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसी को फिर से अगेन 1973 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया 1992 में। इसी की बात यहाँ पे की गई है 1992 में, पर यहाँ पे और भी काफ़ी टाइम टेकिंग हुआ और फिर ये जो इम्प्लीमेंट हुआ वो 24 अप्रैल 1993 में हुआ। इस अमेंडमेंट में 3 टायर स्ट्रक्चर्स की बात की गई। जो पहला, इसमें 3 टायर स्ट्रक्चर्स की बात की। जो फर्स्ट है वो जिला परिषद है, सेकंड है जो पंचायत समिति है और थर्ड है जो ग्राम पंचायत है। तो जो जिला परिषद है वो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलता है। पंचायत समिति की बात करें तो ये हमें ब्लॉक लेवल पे देखने को मिलता है और ग्राम पंचायत की बात करें तो ये हमें विलेज लेवल पे देखने को मिलता है। तो अब हम इसमें ये बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें लाई गई, क्या क्या चीज़ें को ऐड ऑन किया गया, उसकी बात करेंगे। अब जो फर्स्ट थिंग्स ये देखने को मिला कि जो रेगुलर इलेक्शन की बात की जाएगी कहाँ पे, लोकल गवर्नमेंट में। क्योंकि हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में ये रेगुलेशन इलेक्शन की बात होती है वो हमेशा होती है, बट जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें ये नहीं हो रहा था, जिसके कारण इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के में फर्स्ट चीज़ें यही प्रेफर की गई कि जब भी इलेक्शन होगा वो रेगुलर इलेक्शन होगा कहाँ पे, लोकल गवर्नमेंट में। सेकंड चीज़ ये देखने को मिला कि जो जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन सिर्फ एजुकेशन में नहीं, हर चीज़ में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए एसटी, एससी और ओबीसी को। तो यहाँ पे सीट को रिजर्व किया गया है और यहाँ पे चाहे वो ये रिजर्वेशन इलेक्टेड बॉडी की बात करें या फिर एग्जीक्यूटिव हेड की बात करें तो वहाँ पे ओबीसी, एसटी, एससी इन सारे को रिजर्व सीट मिलेगा। तो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी और फिर तो यहाँ पे इन सारे को रिजर्व सीट मिलेगा। जो थर्ड चीज़ें की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 1/3 पोजीशन है जो रिजर्व सीट होगा, उनके लिए भी 1/3 पोजीशन रिजर्व सीट रखना होगा। और फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है वो कौन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। यही होता है जो कंडक्ट करता है पंचायती राज सिस्टम में जो इलेक्शन होता है उसे ये कंडक्ट करवाता है। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट करवाएगा पंचायती राज में, और जो म्युनिसिपल इलेक्शन है उसे वो कंडक्ट करवाएगा जहाँ बिना भेदभाव किए हुए, बिना इन चीज़ों को देखे हुए कि किसके पास बिना पावर को यूज किए हुए वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो कंडक्ट करवाएगा। लास्ट पॉइंट ये बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये
जो भी उसके पास पावर्स होंगे, वो पावर या फिर रेवेन्यू होंगे, वो सारा लोकल गवर्नमेंट को वो शेयर करेगा। और ये जो शेयरिंग पावर है या रेवेन्यू है या फिर मनी की बात करें, ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट वैरी इसलिए करता है क्योंकि स्टेट में पॉपुलेशन वैरी करते हैं, इस कारण। अब जितने पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होता है कि किसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसको कितना ज़्यादा बेनिफिट्स या फिर डेवलपमेंट करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर हमें देखने को मिला कि क्या क्या बेसिक थिंग्स इंपॉर्टेंट है किसी भी लोकल गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो 3 गवर्नमेंट की बात करते हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, तो लोकल गवर्नमेंट का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है जितना कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है।